आइसोमर एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया इससे 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, हर बार पूछा गया आइसोमर से क्वेश्चन। लेकिन आज की क्लास के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। या फिर वो डोरेमोन वाला ब्रेड याद है, ब्रेड में चिपका के खा लेता था नोबिता। कुछ भी करो लेकिन ये 3 रिएक्शन याद होनी चाहिए। एक बॉन्ड तोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। लिखो भाई लिखो, लिखना है आपको भाई। ये ना जितना भी पिंक में लिखा है ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अगर पेपर में आएगा तो ये वाला डायग्राम भी बनाओगे और साथ में ये वाला डायग्राम भी बनाओगे। सो हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी मैम आपके साइंस टीचर। बेटा शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन का सेकंड लेक्चर जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फटाफट से समझते हैं बेटा क्या क्या चीजें होती हैं कार्बन के बारे में। तो भाई कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, और इसका मास होता है 12। अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वो होती है 2 and 4, यानी कि फर्स्ट वाले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले में होते हैं 4। अगली बात समझो भाई कार्बन के बारे में। कार्बन जो है वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बन हर जगह पाया जाता है, यानी कि जो आप खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी में जो भी चीजें हैं, ये पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, कैमरा, हर चीज में क्या है? कार्बन है। अगली चीज अर्थ क्रस्ट पे अगर मैं बात करूं तो कार्बन मिलता है 0.02%। किसके फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में कितना मिलता है तो वो मिलता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब के अंदर देखने को मिलता है आपको कार्बन। इसीलिए आप कार्बन के बारे में पढ़ते हो। हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि कार्बन इतना ज्यादा हमें देखने को क्यों मिलता है। अब समझो भाई 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है आयनिक कंपाउंड और दूसरा होता है कोवेलेंट कंपाउंड। बना कैसे? ये 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स में। देखो समझते हैं आयनिक कंपाउंड कब बनता है। जब एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। मेटल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो जब इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अगली बात समझो भाई, पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। बस पेन चेंज कर लेते हैं। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब दोनों ही क्या होते हैं? नॉन मेटल, यानी कि इनमें क्या होगी? ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये करेंगे शेयरिंग। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो आयनिक, और जब भी क्या होगा? शेयरिंग होगी, तो हम बोल देंगे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब समझते हैं कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक या फिर कोवेलेंट। तो भाई कार्बन एक नॉन मेटल जो कि बनाता है कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, वो करता है शेयरिंग। समझते हैं भाई क्यों करता है ऐसा। देखो समझाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि उसके वैलेंस शेल में यानी लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। देखो बेटा कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को देना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी लगने की वजह से ना तो कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। वो कर लेगा शेयरिंग और बना देगा कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई यहाँ पे लिखी हुई है हर चीज जो भी मैंने अभी आपको समझाई है। अगली चीज, रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा पेपर में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। क्या आएगा? डिफाइन कैटेनेशन या फिर डिफाइन टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन के पास में प्रॉपर्टी है कि वो और कार्बन से जुड़ सकता है, कितने भी कार्बन से जुड़ सकता है, और इसलिए हमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटेनेशन। अगला टेट्रावैलेंसी। इस वर्ड को तोड़ देते हैं। देखो टेट्रा मतलब 4 एंड वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा। तो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। भाई ये लिखना भी है और ये याद भी करना है, पक्का पेपर में पूछा जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। समझो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो भाई कार्बन की ना अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती है। जैसे कि आप एक ही इंसान हो लेकिन टीचर के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग और पेरेंट्स के सामने अलग तरीके से बिहेव करते हो, सेम वैसे ही कार्बन जो है उसके अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती है, उन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। समझो भाई 3 होते हैं एलोट्रॉप। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट एंड तीसरा होता है बंकमस्टर फुलरेंस। बंकमस्टर फुलरेंस आपको नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है, थोड़ा थोड़ा डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में है। समझते हैं भाई। जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है और बहुत लस्ट्रस भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगली चीज समझो, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है और ये गुड कंडक्टर है। भाई जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? अगली चीज जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है? ओपेक होता है।
जबकि डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। अब समझते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहले समझो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड्स आते हैं, एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दो चीजें होती हैं, देखो पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। बेटा एस फॉर सैचुरेटेड एंड एस फॉर सिंगल, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उनको बोलते हैं हम क्या, अनसैचुरेटेड। अगली बात समझो, सैचुरेटेड का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन्स, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, ANE। अगली चीज, अनसैचुरेटेड के भी दो पार्ट होते हैं, पहला है एल्कीन्स और दूसरा है एल्काइंस, ठीक है। अब इनके जनरल फॉर्मूलाज आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अभी के अभी कॉपी के ऊपर देखो, जैसे ही आपकी कॉपी है, कॉपी के ऊपर थोड़ी सी जगह होती है, मार्जिन होता है, उसमें आपको जनरल फॉर्मूला लिखने हैं तीनों के। देखो क्या होते हैं, एल्कीन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। समझ गए भाई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम पढ़ेंगे वर्ड रूट्स। क्या पढ़ेंगे भाई, वर्ड रूट, यानी कि जब भी नॉमेनक्लेचर आता है कि एक कार्बन होगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे, दो कार्बन होगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे। तो देखो जब एक कार्बन होगा तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिथ, दूसरा इथ, अगर तीन होगा तो प्रॉप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स, फिर हैप, ऑक्ट, नन और फिर डेक। समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वर्ड रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड रूट। अब समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि CH4 लिखा है भाई, क्या लिखा हुआ है, CH4, देखो CH4, इसका मतलब क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, कार्बन के आसपास में चार हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितने कार्बन है, एक, तो क्या आएगा वर्ड, मीथ। और बेटा क्या सारे ही सिंगल बॉन्ड है, हाँ, तो क्या आएगा वर्ड, एन, यानी कि हो जाएगा क्या, मीथेन। समझ में आई बात। अब देखो समझते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 10 तक। यहाँ पे फॉर्मूलाज बना रखे हैं CH4 C2H6 C3H8 और यहाँ पे नाम दे रखे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बेटा जैसे ये एल्केन का है वैसे सेम ही एल्कीन का दे रखा है और वैसे सेम ही किसका दे रखा है, एल्काइन का, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के सारे कंपाउंड है। आपको करना है कॉपी में बस फर्स्ट वाला समझ लो, उसके बाद में सारे खुद से करना 10 तक। समझ में आ गई बातें। अब आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट से, समझते हैं आइसोमर क्या होता है। बेटा आइसोमर एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया इससे 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, हर बार पूछा गया आइसोमर से क्वेश्चन। देखो समझते हैं क्या होते हैं आइसोमर। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बस उसको ड्रॉ करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। समझो जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, अच्छा मैंने सीधा ब्यूटेन से स्टार्ट किया, मीथेन से नहीं किया, क्यों, क्योंकि एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन वाले कंपाउंड्स में आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते, ब्यूटेन से ही शुरू होता है। तो ब्यूटेन में जैसे कि ये लीनियर है, यानी कि सारे कार्बन लाइन से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो तीन कार्बन लाइन से जुड़े हैं और दूसरे वाले पे चौथा कार्बन जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात, ब्रांचिंग है लेकिन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। चलो एक बार काउंट कर लेते हैं भाई, बस पेन चेंज करते हैं और फिर काउंट करते हैं उसको। देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है बेटा, C4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4। चलो हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं बेटा 10। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं बेटा 10, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, बस स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी को हमने क्या बोल दिया, आइसोमर। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा भी तो ब्यूटेन वाला ही आएगा। समझ के बाद अगली चीज समझो, आइसोमर ऑफ पेंटेन। भाई पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, कितने होते हैं बेटा 5। एक बना दिया स्ट्रेट, दूसरे वाले में सेकंड वाले पे जोड़ दिया और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में जोड़ दिया, ये क्या बन गए, इसके आइसोमर्स बन गए। ये पूरा का पूरा पेज स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो अगली चीज समझते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब बेटा होमोलोगस सीरीज भी एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर में ना आया हो, हमेशा आता है और बहुत इजी सा भी है। समझते हैं क्या होता है होमोलोगस सीरीज।
तो ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम होती हैं। अब समझते हैं इनमें डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 ग्रुप। तो लिखा है होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पूरा ग्रुप है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। और इनमें डिफरेंस कितने का होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो पहला कंपाउंड क्या है? CH2, तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा? इसमें CH2 ऐड कर दो तो हो जाएगा C2H4। फिर इसमें दोबारा से CH2 ऐड कर दो तो क्या बनेगा बेटा? C3H6। समझ में आई बात? ये पूरे बन गए क्या? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जिनमें कितने का डिफरेंस हो? CH2 का। अच्छा एक बात और समझाती हूँ, वो कभी कभी CH2 ना देके ये बोल देते हैं कि बताओ कितने मास का डिफरेंस है। तो बेटा कार्बन का मास कितना होता है? कितने नंबर पे आता है? 6। तो मास कितना होगा? 12। तो 12 प्लस 2 यानी कितना आएगा बेटा? 14U। U से यूनिफाइड मास, यानी कि आप बोल सकते हो कि CH2 का डिफरेंस है या फिर आप बोल सकते हो 14U का डिफरेंस है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब है फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं हैलोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आज की क्लास के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो समझते हैं होता क्या है भाई फंक्शनल ग्रुप। तो ये कुछ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, या तो कुछ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को रिएक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्टिव हो जाएगा। किसकी वजह से? फंक्शनल ग्रुप के वजह से। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो आता है हेलो ग्रुप। सबसे पहले क्या आता है बेटा? हेलो ग्रुप। दूसरा अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एल्कीन ग्रुप। समझ गए बात? ये सारे के सारे होते हैं। नेक्स्ट वाले पेज पे देखो, ये आपको याद होना चाहिए कि आप इसको लिखते कैसे हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई हेलोजन की अगर मैं बात करूं हेलो ग्रुप की, तो उसमें आते हैं हेलोजेंस ग्रुप 17 यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा एक और डाउट आता है बच्चों को कि मैम क्लोरीन तो ठीक है पर ये आगे माइनस का साइन क्यों है? बेटा ये माइनस नहीं, बॉन्ड है। क्या ये? बॉन्ड। क्योंकि किसी भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा कैसे होगा? बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। समझ गए? तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम बात करें अल्कोहल की तो यहाँ पे आ जाएगा OH, एल्डिहाइड होता है CHO। देखो बेटा CHO, लेकिन आप लिखते कैसे हो? कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से लिखते हो। अगला बेटा कीटोन। कीटोन क्या होता है? CO। अच्छा कीटोन के बारे में एक और बात बताती हूँ, ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स वो सारे टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि एंड पे लगे होते हैं या फिर स्टार्टिंग पे लगे होते हैं। लेकिन जो कीटोन होता है वो हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? बीच में। इसीलिए CO में इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है। समझ गए बात? अगली चीज समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? COOH, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका कार्बन, सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O। समझ गए बात? ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर भी क्या कर लो बेटा? स्टार मार्क कर लो, ये आता है पेपर में। समझो भाई अगली चीज। अब समझते हैं हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन का मतलब समझ में आया था, अभी पढ़ा था हमने कि जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन जुड़ा हुआ हो उसको हमने बोला था हेलो। अब देखो भाई दोबारा पेन चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे। देखो यहां पे लिखा हुआ है क्या? CH4। बेटे क्या लिखा है? CH4। अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, क्या कर दूं बेटा? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो बचेगा CH3 और इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल ग्रुप। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? मैंने बोला जो आपके पास में मीथेन है CH4 है, उसमें से जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो बचेगा CH3। इसको हमने क्या बोला? अल्काइल ग्रुप बोला। क्या बोला बेटा? अल्काइल ग्रुप। ऐसे ही लेकिन भाई वैलेंसी तो पूरी हो नहीं पाई, यानी कि ये जो कंपाउंड बना ये स्टेबल नहीं होगा, तो आपको इसको स्टेबल बनाने के लिए कोई और ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। देखो CH4 था, आपने इसमें प्लस Cl2 ऐड किया और क्या बन गया? CH3Cl और HCl। बेटा ये नोट तो हो गया, इसे इरेज कर दूं या फिर नेक्स्ट वाले पेज पे समझा दूं? देखो समझते हैं। आपके पास में CH4 था, आपने Cl2 ऐड किया तो भाई इस तरीके से था कुछ। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से बिल्कुल। देखो तो ये क्लोरीन आएगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसको कर देगा अलग। समझे बात? तो बचेगा क्या? CH3Cl जुड़ जाएगा साथ में। ठीक है, और एक बात समझो, अब एक H और एक Cl बच गया क्योंकि Cl2 था, तो क्या बन जाएगा? HCl। समझ में आ गई बात?
क्या आप समझ चुके हो भाई? अगर आप समझ चुके हो तो आप लिख देना कमेंट में कि आपको समझ में आ गया कि कैसे बॉन्ड टूटा और कैसे दूसरा बॉन्ड बन गया। समझ गए? देखो आगे। हाँ, तो अल्कोहल है, क्या है अब? अल्कोहल, यानी कि दोबारा से आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे और उसकी जगह पे OH जोड़ोगे तो उसको हम बोल देंगे क्या? अल्कोहल। इनके जनरल फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं, यहाँ पे आपने X जोड़ा है, यहाँ पे आपने OH जोड़ा है। और अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की तो यहाँ पे आपने क्या जोड़ा है? CHO जोड़ा है। समझ गए बात? आगे समझो। कीटोन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है। भाई ये सब याद होंगे तभी आगे जो रिएक्शंस हैं वो हो पाएंगी, और रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, आती हैं पेपर में हमेशा। अब समझते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बेटा मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम कुछ भी जो भी तुम कर सकते हो ना बेटा इन 3 रिएक्शन का, या तो इनको लिख के ऐसे खा जाओ पेपर को, या फिर वो डोरेमोन वाला ब्रेड याद है, ब्रेड में चिपका के खा लेता था नोबिता, कुछ भी करो लेकिन ये 3 रिएक्शन याद होनी चाहिए। अभी समझाती हूँ, समझ में आएंगी पूरी। तो 3 रिएक्शन है। पहली है कंबशन रिएक्शन। क्या है पहली? कंबशन रिएक्शन। और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड तीसरी है एडिशन रिएक्शन। देखो बेटा समझते हैं होता क्या। कंबशन से क्या समझते हो बेटा? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। किसी भी चीज को अगर आप बर्न कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? कंबशन हो रहा है। ठीक है, देखो कंबशन में, कंबशन के आगे लिखा हुआ है बर्निंग, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर आप कार्बन के कंपाउंड को बर्न करते हो तो उसको आप बोलते हो कंबशन। जैसे कि आपने ले लिया मीथेन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज बर्न नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपने कंबशन किया, आपको क्या मिलेगा? हमेशा सेम चीजें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड साथ में लाइट मिलेगी आपको। सबसे इजी जो रिएक्शन है इस चैप्टर की या फिर कहो पूरे बुक की वो यही है, क्योंकि कंबशन का मतलब आपको पता है बर्निंग होता है। तो आपने मीथेन लिया, ऑक्सीजन मिलाया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, सिंपल, खत्म। समझ गए? अगली चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंबशन रिएक्शन, लेकिन आगे भी एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखा है? अगर इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हर टाइप की हाइड्रोकार्बन में होता है, भले वो सैचुरेटेड हो भले वो अनसैचुरेटेड हो, दोनों में ही क्या होता है? कंबशन हो सकता है। समझ गए? अगली चीज भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो, वैसे मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, लेकिन आपने तो मैथ्स पढ़ी है, अभी 10th में हो, ठीक है। तो मैथ्स में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना शायद, उसमें एक को हटा देते हैं, उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, कुछ कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। थोड़ी सी वैसी ही चीज है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप एक चीज को हटाओगे और उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लगाओगे। ठीक है, देखो the reaction in which one or more hydrogen atom of hydrocarbon are replaced by some other atom। जब आप एक हाइड्रोजन को हटा दोगे, रिप्लेस कर दोगे और कोई और एटम जोड़ दोगे तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। देखो भाई समझते हैं। जैसे कि आपके पास में मीथेन था, क्या था बेटा? मीथेन। आपने क्लोरीन ऐड कर दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl और HCl। क्या हमने यही वाली रिएक्शन पीछे पढ़ी थी अभी और आपको समझ में भी आ गई थी? देखो एक बार दिखा देते हैं भाई, ये वाली रिएक्शन भी पढ़ी थी हमने। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। दोनों याद हो जाएंगी, पहली कंबशन, दूसरी सब्स्टिट्यूशन। अब एक बात और समझो, कंबशन दोनों में हो सकती थी, किस किस में? हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड में भी और अनसैचुरेटेड में भी। सब्स्टिट्यूशन जो थी S फॉर सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल। ठीक है, ये 3 चीजें रखना। तो किसमें हो सकती है? सैचुरेटेड में। अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन की तो वो सिर्फ हो सकती है किसमें? अनसैचुरेटेड में। इसका रीजन बताऊंगी और नोट भी कर लेना। देखो समझते हैं एडिशन रिएक्शन। भाई नाम क्या है? एडिशन, यानी कि कुछ तो ऐड कर रहे होगे। क्या ऐड कर रहे होगे? तो इसकी जो टैग लाइन है ना भाई, टैग लाइन लिखो, लिखो पहले एडिशन रिएक्शन लिखो, उसके ऊपर लिखो टैग लाइन। एक बॉन्ड तोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। लिखो भाई, लिखो, लिखना है आपको। क्या लिखोगे? एक बॉन्ड तोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। कैसे, क्यों, समझो भाई। एग्जांपल लेते हैं, CH2 वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखते हैं। हाँ देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, कुल मिला के पहले लिख देते हैं भाई। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? एडिशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको इसकी टैगलाइन बताई है क्या? एक बॉन्ड तोड़ोगे, क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे। भाई ऐसे लिखना है आपको, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना है, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आपको समझ आना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या लिखोगे भाई? एक बॉन्ड तोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, और यहाँ पे होता क्या है? एक और चीज समझा देते हैं भाई आपको। देखो ये हमेशा क्या करती है? अनसैचुरेटेड से कन्वर्ट करती है किसमें?
सैचुरेटेड में मतलब अभी तो बताया था यार, सैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, किसके थ्रू? एडिशन रिएक्शन के थ्रू। इस रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं आप। एग्जांपल समझे? देखो बेटा, आपने एक बॉन्ड तोड़ दिया, क्या कर दिया बेटा? एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए थे। ध्यान से देख लेना बेटा, आंख खोल के और कान खोल के, एकदम ध्यान से देखो। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन था, इसका मतलब अगर मैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की बात करूं, 1 में वैलेंसी देखो 1 2 3 एंड 4, तो वैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 एंड 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। वैलेंसी पूरी होने का मतलब कार्बन के पास पावर होती है ना एक टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है? ध्यान से देखो, कार्बन 1 2 3 और दिक्कत हो गई ना भाई, 3 बॉन्ड बना रहा है, कितने बनाने चाहिए? 4, यानी कि जब आपने एक बॉन्ड तोड़ा है तो उसकी जगह पे कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो आप लगाओगे क्या बेटा? हाइड्रोजन। क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। समझ गए? और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बनाएंगे हम क्या? स्टार्स। ठीक है, स्टार्स थोड़े से अजीब है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब समझो भाई। ओके, पीछे चलो। देखो, तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि जब आप अनसैचुरेटेड से क्या बनाते हो? सैचुरेटेड बनाते हो। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? ये अनसैचुरेटेड में होती है, सैचुरेटेड में नहीं होती। भाई सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड को तोड़ना थोड़ी है यार, तो अनसैचुरेटेड में होगी। समझ गए बात? अब देखो, इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब आप एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में क्या करोगे? हाइड्रोजन ऐड करोगे टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। हो सकता है कि आपके 2026 के पेपर में आ जाए क्या? डिफाइन हाइड्रोजनेशन। 1 नंबर का। अब बोलो हमें 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें 1-1 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। समझे बात? अब समझो आगे। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बोल रखा है जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन का, उसका इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा यूज है। समझते हैं क्या? और ये भी पीवाईक्यू बेटा, पीवाईक्यू लिखो। ठीक है, तो क्या यूज है? दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी और वनस्पति घी फ्रॉम अ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये वेजिटेबल ऑयल है, डबल बॉन्ड होता है उसमें, वेजिटेबल घी में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इथेनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? अच्छा, इसके पीछे क्या है? OL, यानी कि क्या है बेटा? ये है अल्कोहल। क्या है बेटा? ये अल्कोहल। तो इसका फॉर्मूला है C2H5OH। पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सारा का सारा एक ही पेज में है। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो इथेनॉल जो होता है वो होता है कलरलेस। ठीक है, इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है, बहुत गंदा सा। ठीक है, इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड है, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, इथेनॉल मिक्स हो जाता है वाटर के साथ में। भाई आपने सुना होगा, छोड़ो नहीं बताते इसको। ठीक है, लेकिन बस मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर 100% इथेनॉल होगा तो हम उसको अल्कोहल बोलेंगे। अगली चीज, इथेनॉल इज न्यूट्रल। कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है और लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी चेंज शो नहीं करता। भाई अगर एसिडिक होता तो चेंज करता, बेसिक होता तो चेंज करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं करेगा। अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ बेटा, पहली बात तो मैंने आपको बोला ही था, दूसरी कॉपी बनाओ, उसमें लाइफ प्रोसेस हम कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया था, कमेंट भी किए थे, बहुत अच्छे कमेंट किए थे। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे कमेंट करते हो, आंसर्स देते हो, ठीक है, और बताते हो कि वो हमने टारगेट 2 कंप्लीट किया है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी और बताऊंगी कि नेक्स्ट लेक्चर, ये वाला जो लेक्चर हो रहा है हमारा, इसका विनर कौन कौन है, यानी किस किसने इसको अटेंड किया, इसको पूरा याद कर लिया, प्रॉपर कॉपी में लिख लिया। समझे बात? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, तो सबसे पहला है कंबशन, और हमें तो कंबशन आता है ना। कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्न करना किसी भी हाइड्रोकार्बन को। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या बेटा? देखो हमने ले लिया इथेनॉल। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की पढ़ रहे हैं तो सबकी रिएक्शन इथेनॉल से ही होगी। तो इथेनॉल की रिएक्शन कराई O2 के साथ में, यानी बर्न कराया, और क्या बनेगा आपके पास में? सेम चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो भाई ये फ्यूल की तरह यूज होता है और साथ में ये पेट्रोल में मिक्स करने के लिए भी यूज होता है।
इथेनॉल इज अ प्रोडक्ट बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द केन शुगर। केन शुगर का फर्मेंटेशन करोगे तो आपको इथेनॉल मिलेगा। समझ गए। अगली रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर आप इथेनॉल में क्या कर दोगे, ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पे लिखा है, तो भाई यहाँ पे क्या है ये इथेनॉल, इसमें आपने क्या किया? नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMNO4 एंड K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बेटा ऊपर जो मार्जिन है कॉपी में वहां पर लिखोगे क्या? पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो यार, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा? इथेनोइक एसिड एंड साथ में वाटर बन जाएगा। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। आप इथेनॉल की रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ में? सोडियम के साथ में, तो आपको मिलेगा क्या? C2H5O नेगेटिव सोडियम इथॉक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? सोडियम इथॉक्साइड। 5 बार लिख लिख के इन सारी रिएक्शंस को आपको करना है, याद करना है। अगली चीज समझो, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी क्या? डिहाइड्रेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है डिहाइड्रेशन मतलब क्या करना? पानी को बाहर निकाल देना। इस रिएक्शन में से आप पानी को बाहर निकालोगे, देखो कैसे। आपके पास में क्या है भाई? इथेनॉल की रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं हम, तो इथेनॉल है। क्या लिया है आपने? आपने लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4। किस पे? 170 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, और आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो, पानी को बाहर निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और साथ में पानी बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। समझ गए बात? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आप इथेनॉल को किसके साथ में रिएक्शन कराओगे? आप रिएक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक के साथ में। तो इथेनोइक एसिड और साथ में इथेनॉल को रिएक्शन कराया, और आपके पास में क्या बना? सोडियम इथोनेट। समझ के बाद बेटा? सोडियम इथोनेट बन गया। और ये सारी रिएक्शंस हमारी यहाँ पे खत्म होती हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद एन अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कंबाइन होते हैं तो वहां पे क्या बनता है? एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एस्टरिफिकेशन। समझ गए इतनी बातें? चलो भाई, अब पढ़ते हैं क्या? सैपोनिफिकेशन। तो व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एक एस्टर किसके साथ रिएक्शन करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो प्रोड्यूस करता है अल्कोहल एंड सोडियम का सॉल्ट, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब समझते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। भाई मैं तुम्हें ना एक बात बताती हूँ, वैसे तो ठीक है, अप्रोक्स 30-40 मिनट का लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक ना मुझे कभी समझ नहीं आता था। जिस दिन मेरा साइंस का पेपर था 10th क्लास में, मैं उस दिन बैठ के मतलब बैठी हुई थी सुबह 4 बजे इस वाले टॉपिक को लेके, और मुझे उस दिन भी समझ नहीं आ रहा था, आया ही नहीं था समझ में। मुझे ये नहीं पता था हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अभी पढ़ने के बाद में आप सबको समझ में आ जाएगा। जितने बच्चे भी ये लेक्चर देखेंगे उन सबको ये समझ में आ जाएगा। समझे बात? अब देखो समझते हैं क्या होता है भाई सोप के बारे में। तो सोप जो है ना, वो सोडियम एंड पोटेशियम का सॉल्ट है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, और एक लॉन्ग चेन होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन की। देखो बेटा समझते हैं, ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हाइड्रोकार्बन है। अब तो मैं एक बात समझाती हूँ, यहाँ पे जितने भी कॉर्नर है ये सारे क्या है? कार्बन। क्या बेटा? ये कार्बन, ठीक है। जितने भी कॉर्नर्स होते हैं इसमें वो सारे के सारे होते हैं कार्बन, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है। और ये जो सर्कुलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये आयनिक एंड है। क्या है? ये आयनिक एंड। सोप्स जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं सॉफ्ट वाटर के साथ में, लेकिन वो इनइफेक्टिव होते हैं किसके साथ में? हार्ड वाटर के साथ में, क्योंकि उसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब समझो, डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन बोल रखा है। यहाँ पे सोप के बारे में बताया पहले, अब डिटर्जेंट के बारे में बता रखा है कि क्या होता है? अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं, और ये इफेक्टिव होते हैं दोनों में, सॉफ्ट वाटर में भी और साथ में हार्ड वाटर में भी, ठीक है। एंड आयनिक पार्ट, अब देखो दो चीजें बताएगा, एक आयनिक पार्ट होता है और एक क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है। तो एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। समझो बेटा? आपने सुना है फोबिया? फोबिया मतलब डर लगना, और हाइड्रो मतलब पानी, यानी कि जो वाटर रिपेलिंग होते हैं, पानी से दूर जाते हैं। बेटा भले हिंदी में लिख लो, क्या? जो वाटर से डरते हैं, जो वाटर से दूर जाते हैं, वो हाइड्रोफोबिक। एंड फिलिक मतलब होता है लविंग। क्या होता है? लविंग, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं? वाटर लविंग होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। समझ के बाद? तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। पार्ट कंस्टिट्यूएंट द सोप मॉलिक्यूल, तो दो चीजें होती हैं। अब समझो, ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये कैसी होती है, और ये जो आयनिक है कैसी होती है? तो यहाँ पे लिखा है कंटेन सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक। कैसी होती है बेटा?
हाइड्रोफिलिक। मुझे लगा कि मैंने शायद गलत बोल दिया, लेकिन नहीं, सही है। अब देखो समझते हैं मैंने क्या पढ़ा अभी तक। मैंने बोला कि सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर से दूर जाता है। अब समझो, जैसे कि मान लो कि ये एक टी शर्ट है भाई, बहुत पतली टी शर्ट है, लेकिन ये टी शर्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे एक डर्ट लगा हुआ है, देखो ये एक डर्ट लगा हुआ है, ठीक है, और इसको हमने दे दिया धोने के लिए। अब समझो मोस्टली जो डर्ट होते हैं, मोस्टली डर्ट आर ऑयली इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? ऑयली होते हैं, ठीक है। जो डर्ट वगैरह दाग लग जाते हैं कपड़ों में, वो कैसे होते हैं? जनरली वो ऑयली होते हैं। तो होगा क्या, जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे और डिटर्जेंट के सोप के मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो बेटा कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो पार्ट थे, ठीक है, एक पार्ट था हाइड्रोफोबिक, एक पार्ट था हाइड्रोफिलिक। अब एक बात बताओ, जो पानी से दूर जाएगा वो किसके पास आएगा? ऑयल के पास आएगा। किसके पास आएगा? ऑयल। देखो यहाँ पे, देख रहे हो स्ट्रक्चर? तो जो पानी से दूर जाना चाहता है वो इसके पास आना चाहता है, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? रेडियल स्ट्रक्चर, मिसल। क्या बोलते हैं इसको? मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट है हाइड्रोफोबिक, एक पार्ट है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर जाएगा वो ऑयल के पास में आ जाएगा, और जो पानी के पास आना चाहेगा वो पूरा साइड साइड में रहेगा। समझ के बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। अब देखो, जरूरी नहीं है कि बस आपने कपड़े को ऐसे पानी में डुबा के रखा और कपड़ा साफ हो जाए, आपको मैकेनिकली उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, जब जाके वो साफ होता है। भाई वॉशिंग मशीन में भी वो थोड़ी देर घूमता है, या फिर अगर हाथ से भी धोते हो तो उसको धोना पड़ता है, जब जाके वो साफ होता है, ठीक है। तो मैकेनिकली उसके ऊपर काम करते हो। ये मिसल जब पानी से शर्ट से हटता है, टी शर्ट से हटता है, तो उसके साथ में डर्ट पार्टिकल भी हट जाता है, और इस तरीके से जो आपका कपड़ा है वो क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है भाई। ये ना जितना भी पिंक में लिखा है ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अगर पेपर में आएगा तो ये वाला डायग्राम भी बनाओगे और साथ में ये वाला डायग्राम भी बनाओगे। समझ गए? तो भाई हमने क्या किया, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लाइट का, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, उसे भी हम करेंगे रैपिड रिवीजन में। अब करना क्या है आपको? ये सारे नोट्स याद करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको समझ में आया या फिर आपको समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया। उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के मैं डाल दूंगी। समझ के बाद बेटा बस पढ़ते रहो, खुश रहो, एंड जय हिंद, जय भारत।